बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो हम पे गुज़रे थे रंज सारे, जो खुद पे गुज़रे तो लोग समझे, अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झीले तो लोग समझे। वो जिन दरख्तों की छाँव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, उन दरख्तों पे अगले मौसम जो फल न उतरे तो लोग समझे। जी, मैं हूँ आपका मेज़बान वकास जमील। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहली किरण। आज हम बात करेंगे जो इस वक्त सूरत हाल है सैलाब की पंजाब के अंदर, और ख़ुसूसी तौर पे हमारे रीजन पंजाब उकाड़ा और इसके आगे जो ज़िले हैं उनके अंदर उनकी बात की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एक महीने से पंजाब के अंदर सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं, और ये कुदरती आफात कह लीजिए, अजाब कह लीजिए, या कुछ लोग कहते हैं कि ये जी इंडिया की तरफ से आबी जारियत है, क्योंकि पिछले दिनों में एक जंग हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की, जिसमें पाकिस्तान ने उनको शिकस्त दी थी, और कुछ लोगों का ख्याल है कि इंडिया हमसे इस वजह से बदला ले रहा है आबी जारियत करते हुए। कुछ लोग कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो फिर उसके अपने कितने मशरकी पंजाब के जो ज़िले हैं वो कई ज़ेर आब हैं, बल्कि पूरा पंजाब ही ज़ेर आब है, तो वो तो नुकसान उससे नहीं करना था। बहरहाल अपनी अपनी राय है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो ये है कि जिस सैलाब ने किस तरह से हमारी ज़िंदगियों को मुतासर किया है, और कहाँ कहाँ कोताहियाँ हुई, और हुकूमती तरजीहात क्या हैं। सबसे पहले मैं अगर नुकसान की बात करूँ तो इस वक्त तकरीबन 4.3 मतलब कि कमो बेश 43 लाख लोग इस बराह रास्त इस सैलाब से मुतासर हुए हैं। ये कोई कम तादाद नहीं है। इसके अलावा तकरीबन 4700 देहात को जुज़वी तौर पे या कुल्ली तौर पे, या तो वो देहात उसके आसपास के मकानात गिर गए या मुकम्मल तौर पे मुनहदम हो गए, वो सफासी से मिट गए। 4700 देहातों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा तकरीबन 1.3 मिलियन, तकरीबन 13 लाख एकड़ जो ज़मीनें हैं उनको मुकम्मल तौर पे वो तबाह हो गई हैं। उसमें इस वक्त बड़ी लहलाती फसलें थी, कमाद की, गन्ने की और इसकी कपास की, सब नेस्तो नाबूद, वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। इसके बाद जी अगर जानी नुकसान की बात की जाए तो तकरीबन 100 के करीब लोग इस सैलाब की वजह से इस दुनिया से चले गए, और अगर हम माल मवेशी की बात करें तो तकरीबन 1.5 मिलियन जो माल मवेशी हैं उनको महफूज मकामात पर हमारे इदारों की तरफ से, रेस्क्यू 11 की तरफ से, या लोगों ने अपनी मदद आपके तहत अपनी जगहों से निकाला और उसको महफूज मकाम पे मुंतकिल किया। इसके अलावा बेशुमार सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई, बेशुमार पुल इस सैलाब में बह गए, और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह बर्बाद हो गया। और अगर हम बिजली के पोल्स की बात करें तो कई इलाकों में अभी तक भी कई रोज़ से बिजली बंद है, क्योंकि वहाँ पे उनके जो बिजली के पोल हैं वो गिर चुके हैं, और ताहाल सैलाब की वजह से ही वहाँ पे बिजली का निज़ाम अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। ये एक मुख्तसर सा तारुफ था जहाँ पे सैलाब की तबाहकारियाँ हुई हैं। मैं इससे मुख्तसर इसलिए कह रहा हूँ कि इससे अगर हम ब्रीफ डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा और भी फाइंडिंग्स हैं जो इस वक्त की जा रही हैं या की जा चुकी हैं, जिन तक हम अगले प्रोग्राम में ज़रूर उनका भी तज़किरा करेंगे, ताकि एक मुकम्मल पिक्चर वाज़ेह हो सके कि इस सैलाब ने कितना नुकसान हमें बराह रास्त पहुँचाया है। अगर हम इसके जो अफेक्टेड लोगों की बात करें तो कि कहाँ कहाँ पे ये सैलाब असरअंदाज हुआ, किन किन अज़ला में इसने बराह रास्त अपना असर डाला, तो जो अगर हम डिज़ाइन की बात करते हैं तो सबसे जब मशरक़ में हमारा जो दरियाए सतलुज है जो इंडिया की तरफ से आता है, पहले वो मुतासर करता है, साथ उसके शामिल हो जाता है दरियाए रावी जो लाहौर से शामिल होता है, और इन सब ने मिल के जो हमारी मशरक़ी और जनूबी बेल्ट है इसको बेशुमार नुकसान पहुँचाया। जो पहला इसमें जो ज़िला है सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है वो कसूर है। कसूर के जो सरहदी इलाके जिनमें सैजरा से लेकर गंडा सिंह जोन, इसमें तकरीबन कोई 32 के 35 देहात हैं जो या तो उनके आसपास अभी भी
सैलाब है या सैलाब आने के बाद वो ज़मीनें खुश्क हो गई हैं, लेकिन उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो अभी भी वहाँ पे मौजूद हैं। और इसके बाद हम इसके आगे जो मुंसलिक ज़िला है कसूर के साथ वो उकाड़ा है। उकाड़ा में भी जो उसके मशरकी इलाके हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, आगे विहाड़ी, और फिर जब आगे आगे जैसे जैसे नशेब आता गया जनूब की तरफ तो सबसे ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हुई वो बहावल नगर, मुल्तान और जलालपुर पीरूवाला में जाके सैलाब ने बहुत ही ज़्यादा ही मुतासर किया। कुछ लोग कहते हैं कि चूँकि जो पहले से इलाके जहाँ पे हर साल थोड़ा बहुत ये सैलाब आता है वो इससे अवेयर थे और उन लोगों ने अपने आप को इसके लिए तैयार किया होता है, मकानात इस तरह बनाए होते हैं कि ताकि वो इफेक्ट ना कर सके। लेकिन इस दफ़ा उन जगहों पे ये सैलाब का पानी पहुंचा है जहां पे तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। हमारे सामने मिसाल बयान की जाती है 1988 की, जब बहुत ज़्यादा सैलाब आया था, लेकिन सुना और तारीख़ के औराक यही हैं कि वो जो दिन थे वो चंद 1, 2, 3 दिन थे, उसके बाद पानी अपनी लेवल पे दरिया में चला गया था। लेकिन ये रिकॉर्ड इसके बाद 2023 भी जो गुज़रा हमारे सामने और 25, ये दोनों जो साल हैं ये बहुत ख़तरनाक साल साबित हुए। और जो रवां साल जिसमें अभी भी हम इसमें सांसें ले रहे हैं, अभी भी एक करबनाक सूरत हाल से गुजर रहे हैं, उसमें अभी भी 1 माह से ऊपर का वक्त हो चुका है, लेकिन फ़िलहाल लोगों का जो ज़िंदगी है वो बहाल नहीं हो सकी और अभी भी लोग बेयार मददगार हैं। लोग फलाही तंजीमों की तरफ देख रहे हैं, लोग रिलीफ कैंपों में मैसूर हैं, उनकी जायदादें, उनकी फसलें, उनके माल मवेशी वो भी बेयार मददगार कहीं सड़कों पर बंधे हुए हैं, किसी ने किसी अपने रिलेटिव के पास गया हुआ है। तो इस वक्त ज़िंदगी बहुत ज़्यादा उलझन का शिकार भी है, ज़बूहाली का शिकार भी है और इसमें मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। उसके बाद जी बात करें हम अगर इस मुकम्मल सेटअप की, जो अभी मैंने आपके सामने ज़िक्र किया जिसका, तो ये आगे मुल्तान से आगे कोट मिट्ठन में जाके चूँकि जो तीनों दरिया हमारे 5 दरिया आते हैं वो मिल जाते हैं और आगे दरियाए सिंध का जो रकबा बड़ा दरिया शुरू हो जाता है और समंदर में जाने के लिए तो वहाँ जाके पानी का लेवल कुछ डाउन और आगे मैदान आ जाते हैं। लेकिन जो मार पीछे पड़ी है पानी की वजह से हमारे पिछले देहात को और शहरों को वो बहुत ज़्यादा है और वो नुकसान भी नाकाबिले तलाफ़ी है। अब नुकसान तो हो गया, सैलाब आ गया, किस वजह से आया इसमें हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। अगर हम इसको इस तरह ही ले लें कि कुदरती आफत थी, अल्लाह की तरफ से ये हुक्म था, अल्लाह का अज़ाब था, हमारे अमाल, कुछ लोग ये कहते हैं, तो कुछ लोगों की राय ये फिर ये भी बनती है कि क्या अमाल सिर्फ जो बेचारे गरीब लोग हैं उनकी तरफ से ही होते हैं, ये जो बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़े बड़े बंगले, ये सैलाब बहाकर क्यों नहीं ले जाता। पर ये मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, मौज़ूआत हैं। हमारा जो बात हमने ये करनी है आज कि अब चूँकि सैलाब आया, नुकसान पहुँच गया, बहुत ज़्यादा तबाही हो चुकी, अब आगे हमने हमारे लिए क्या चीज़ें हैं जो करने वाली हैं। अब हम हमारी सिविल सोसाइटी, हमारी फलाही तंजीमें, हमारे फलाही इदारे और सबसे बड़ी चीज़ हुकूमत क्या करेगी और वो क्या कर रही है। हम इस प्रोग्राम के थ्रू क्या मुतालबा कर सकते हैं, क्या हम, चूँकि हम ग्राउंड पे मौजूद हैं, हम जाते हैं, हम इसकी रिपोर्टिंग कर चुके हैं, लोगों से मिल चुके हैं, लोगों के अहवाल जान चुके हैं, उनकी फसलों, उनके घरों तक मुकम्मल पहुंच चुके हैं और मुख्तलिफ तंजीमों से डाटा बेस की बिना पर डाटा और मालूमात भी हासिल कर चुके हैं कि इस सैलाब ने कितनी तबाही और बर्बादी की है। और उसका ही एक मुख्तसर तारुफ मैंने आपके सामने शुरू में रख दिया कि किस लेवल पे ये तबाही हुई है। अब हम इस पे बात करेंगे कि क्या फलाही तंजीमें और हुकूमती मशीनरी अच्छा काम कर रही है, किस समत में काम कर रही है, इस पे हम मज़ीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। अक्सर अपने खुशियों भरे लम्हात को भागदौड़ की नजर कर देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी से मिलवाने जा रहा हूं जो आपके तमाम इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करेगी। तो आए मैं आपको कंपनी के सीईओ साहब से मिलवाता हूं। मैं हूं वकार जमील, मेरे साथ है नईम अकबर। हमारी कंपनी है ब्लू फ्लेम इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। हम काम करते हैं फूड का और कैटरिंग का। आपका कोई भी इवेंट हो, शादी ब्याह या किसी भी किस्म की तकरीब, तो उसके तमाम के तमाम इंतजामात हमारी कंपनी करती है। हमारा स्लोगन है शादी आपकी, इंतजामात हमारे।
तो अपने खुशियों भरे लम्हात को चार चांद लगाने के लिए अभी दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें। जी वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे सैलाब की तबाहकारियों की। तो चूँकि मैंने आपको बताया कि जो हमारा सबसे ज़्यादा सूबा अफेक्ट हुआ है वो कसूर है। चूँकि हम कसूर से बात कर रहे हैं और कसूर को मेनली हमारा रिप्रेजेंट करने का ज़्यादा हक बनता है, ताकि हम हुकूमती मशीनरी और अपने जो वेलफेयर के अदारे हैं और जो हमारे वो दोस्त जो ज़ाती तौर पे इनफरादी तौर पे लोगों की मदद करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, उन तक हम अपनी आवाज़ पहुंचाएं और उनको ये बात बता सकें कि असल में ज़रूरत किस अमर की है। कसूर की मैं बात करूं तो इस वक्त तकरीबन इस सैलाब की वजह से 128 देहात जो है वो इसका शिकार हो चुके हैं। वो मुकम्मल तौर पे तो 2-4-10 देहात ही होंगे, लेकिन जुज़वी तौर पे बहुत से देहात को पानी की वजह से नुकसान पहुंच चुका है और तकरीबन 8000 एकड़ फसलें तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। चूँकि पानी की जो सतह थी वो काफ़ी बुलंद थी और जो उसका ठहराव था उन फसलों ज़मीनों के अंदर वो बहुत देर रहा, तकरीबन 15-20-25 दिन तक वो पानी सैलाब का उनके अंदर मौजूद रहा। तो ज़मींदार लोग जानते हैं, बड़े माहिरीन जानते हैं कि इतनी देर जो सैलाब का और दरियाओं का पानी है वो फसलें उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो ख़राब हो जाती हैं। तो तकरीबन 8000 के करीब फसलें मुकम्मल तौर पे बर्बाद हो चुकी हैं। मैं अगर इसकी स्टार्टिंग की बात करूं जहां से दरियाए सतलुज दाखिल होता है पाकिस्तान के अंदर, वो मुकाम है सैजरा का, उसके साथ जो मुंसलिक गांव है वो है नगर एमनपुरा। तो वहां से जो एंट्री दरिया की है उसके आसपास आबादी की बात की जाए तो कदरे कम है, लेकिन ज़राई ज़मीनें बहुत ज़्यादा हैं। आबादी के छोटी छोटी बस्तियां लोगों ने बना रखी हैं और उनके अपने जो जहाँ पे उनकी ज़मीनें हैं वहाँ पे डेरे हैं, या बड़ा गांव इस पे यहाँ पे सैजरा, दूपसड़ी, आगे गट्टी कलंजर, नगर एमनपुरा, आगे दूपसड़ी, उसके बाद हाकूवाला, भिखीविंड, कमालपुरा, फतीवाला, माहीवाला, ये तमाम गांव इस पट्टी में जो आते हैं ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। इनके घर बार जो साइडों पे जिनकी ज़मीनें थी वो भी गिर चुके हैं, उनमें दरारें पड़ चुकी हैं। उनके इवन के कल मैं वीडियोस देख रहा था तो जो लोग वहाँ से अपने जो ज़रूरी आलात जिनमें ट्रैक्टर भी शामिल थे नहीं निकाल सके, वो मिट्टी में दब चुके हैं और मट्टी ने बहुत ज़्यादा उसको उसके अंदर ऊपर सारी मट्टी और कई लोगों के तो ट्राले वगैरह मिल ही नहीं रहे, वो कहीं ना कहीं या तो बह गए हैं या उसके अंदर दफन हो चुके हैं। ये एक ब्रीफ तारफ था उस इलाके का। उससे आगे अगले हम बात करें तो जो गंडा सिंह के जो 7 गांव हैं जिनमें रसूल नगर आता है, जिनमें कुजिया वाला आता है, फतूही वाला आता है, बजीदपुर, आगे इसके किलचा मदोना, खरेपड़, बेड़ियाँ आसमान वाला, ये जो सारी आगे पट्टी चलती है कंगनपुर तक, ये भी सारी पट्टी बराह रास्त इस सैलाब से मुतासर है। अब सबसे बड़ा नुकसान मैंने पहले बात की कि लोगों के जो मकानात हैं वो तो गिर चुके हैं, वो तो तंजीमें इतना काम कर रही हैं, लेकिन इस वक्त जो खामोश इंसान है, सबसे ज़्यादा खामोश इंसान है वो हमारा ज़मींदार है। वो ज़मींदार है क्योंकि अब वो किसी को बता भी नहीं रहा, क्योंकि हमारे पास एक भरम है सफ़ेद पोशी का, हमने जो अपने ऊपर ओढ़ा हुआ है। लोग अपना हाथ फैलाना भी किसी के सामने मुनासिब नहीं समझते और नुकसान ऐसा कि लोग रातों को उठ के रोते हैं, रातों को नींद नहीं आती। मैं ज़्यादातर तौर पर इन लोगों को जानता हूँ जिनका अगर मैं गलत ना कह पाऊँ तो करोड़ों में नुकसान हो गया है, क्योंकि एक बंदे की 50 एकड़ ज़मीन, 60 एकड़ ज़मीन जो सैलाब के पानी में बह गई, उसके पास क्या बचा? वो तो कई साल तक भी मेहनत करे फिर भी इस नुकसान को पूरा नहीं कर सकता। तो करने के काम अगर हम काम करना चाहते, ये एक तारुफ था, तो अगर हमारी हुकूमत काम करना चाहती है या जो हमारे फलाही इदारे काम करना चाहते हैं, अब उनको ये चाहिए कि इन सैलाब ज़दगान जो ज़मींदार है उनकी फौरी दादरसी की जाए। मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ कि पिछले 20 रोज़ से जो इमदाद का आलम है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे बिल्कुल साथ हम लोगों को देखते रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुखय्यर हज़रात, बहुत ज़्यादा हमारी फलाही तंजीमें
आ रही हैं, लोगों में खाना बांट रही हैं, लोगों में बिरयानी बांट रही हैं, उनको कपड़े दे रहे हैं, उनको राशन दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये काम ज़्यादा हो गया है, हम इसके आई विटनेस हैं, ये काम ज़्यादा हो गया है, अब इसकी ज़रूरत कतई नहीं है। हाँ, वो लोग जो फंसे हुए हैं उनको ज़रूरत थी एक वक्त तक, लेकिन अब वो लोगों के पास काफ़ी सामान जमा हो चुका। अब आपसे ये गुजारिश है, जो लोग भी मदद करना चाहते हैं, बजाय आपके ये आप इसको बांटें, आपके पास 100 रुपये है तो आप ये कोशिश करें मैं इसको 100 लोगों में बांटूं। अगर आप वो 100 रुपया किसी एक मुस्तहिक को दे दें ताकि वो उसका जो अपनी वो कोई नुकसान पूरा कर ले, तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर है। और मैं इसमें मेरी ज़ाती राय कम शामिल है, ये वहाँ की जो फाइंडिंग्स हैं, वो उस ग्राउंड की जो तहकीकात हैं, जो लोगों के तासुरात हैं, जो लोगों की फीलिंग्स हैं, या जो हम उनसे मिले हैं तो उनके जो बेचारगी है, इसमें वो ज़्यादा शामिल है। इसके बाद बात करें तो दूसरा जो काम करने का है वो हुकूमत का है। हुकूमत इसमें क्या कर सकती है कि हुकूमत को चाहिए कि फ़ौरी तौर पे लोगों को पर एकड़ नुकसान के हिसाब से मुआवजा अदा करे, ताकि जो उनकी फसल बह गई सो बह गई, लेकिन जो अगली फसल के लिए वो कोई इंतज़ाम कर सकें, उसके लिए बीज खाद वगैरह का इंतज़ाम कर सकें। उसके बाद बिजली के बिलों की बात की जाती है तो एक बंदा डूबा हुआ है, उसके ऊपर हम 1 लाख 2 लाख बिजली का बिल डाल देंगे तो वो आसमान से गिरा खजूर में टिका वाली उस पर मिसाल सादिक आती है। तो चाहिए ये कि फ़ौरी तौर पे हमारी हुकूमत इस पट्टी के, इस एरिया के जो सैलाब से लोग मुतासर हुए हैं, उनके फ़ौरी तौर पे कर्ज़ों की बिजली के बिलों की माफ़ी का ऐलान किया जाए, बल्कि अब तक कर देना चाहिए था जितना नुकसान हो चुका है। उसके बाद जी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है पहले ही तबाह बर्बाद था, अब सैलाब ने मज़ीद कर दिया है, क्योंकि जो हमारे साहली इलाके, जो हमारे सरहदी इलाके जो दरियाओं के साथ साथ हैं या बॉर्डर बेल्ट पे हैं, वो तो पहले ही हुकूमत की तरजीह नहीं है ना। वो तो वहाँ पे तो ये शहाना प्रोटोकॉल लेके कभी कभार जाएंगे, वहाँ पे तो उनको हमारे नुमाइंदे कह लें या जो भी हुकूमती मशीनरी है वहाँ पे जाते नहीं हैं। तो वहाँ पे अगर ये पहले जो थोड़ी बहुत ही राब्ता सड़कें थीं, बहाल थीं, अब वो भी ख़त्म हो गई हैं। उससे सबसे इससे बड़ी मिसाल जो मुहालम से आगे जो सारी सैरा तक सड़क जाती है, जो गुजर के जाती है हजी वाला राइयाँ से, वो मुकम्मल तबाह बर्बाद है। और इस एक महीने में बेशुमार वज़रा, बेशुमार हुकूमती बशमोल CM पंजाब वहाँ से गुजरे, लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ देखा नहीं कि इसको भी ठीक किया जाना चाहिए, इसका भी हाल पूछना चाहिए। यहाँ भी इंसान रहते हैं, यहाँ से भी लोग गुजर के जाते हैं, यहाँ से भी सैकड़ों बच्चे एक दिन में रिक्शों पे, मोटरसाइकिल्स पे, गाड़ियों पे सफ़र करके आगे पढ़ने के लिए जाते हैं। यहाँ पे भी लोग माल मवेशी लेके आगे जाते हैं, यहाँ पे भी लोग सब्जियाँ जो उगाते हैं उनको मंडी तक उन्होंने पहुँचाना होता है। यहाँ के लोगों को भी अच्छा मयार ज़िंदगी चाहिए होता है, यहाँ के लोगों को भी जीने का हक है, वो भी टैक्स पेयर हैं। तो ये जो हमारा राब्ता सड़कें और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लाजमी बेहतर करने की अब ज़रूरत है। मिलते हैं जी ब्रेक के बाद, यहाँ वक्त है ब्रेक का। अक्सर अपने खुशियों भरे लम्हात को भागदौड़ की नजर कर देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी से मिलवाने जा रहा हूं जो आपके तमाम इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करेगी। तो आए मैं आपको कंपनी के CEO साहब से मिलवाता हूं। मैं हूं वकार जमील, मेरे साथ है नईम अकबर। हमारी कंपनी है ब्लू फ्लेम इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। हम काम करते हैं फूड का और कैटरिंग का। आपका कोई भी इवेंट हो, शादी ब्याह या किसी भी किस्म की तकरीब, तो उसके तमाम के तमाम इंतजामात हमारी कंपनी करती है। हमारा स्लोगन है शादी आपकी, इंतजामात हमारे। तो अपने खुशियों भरे लम्हात को 4 चांद लगाने के लिए अभी दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें। जी वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं जी सैलाब की तबाहकारियों की, उसके साथ जो मुमकिना इक़दामात किए जा सकते हैं हमारे NGOs की तरफ से, मग़ियत हज़रात की तरफ से या हुकूमत की तरफ से, हम उन पे बात कर रहे हैं। तो अभी जो हमारा अगला पॉइंट है वो है जी हमारे तालीमी इदारों का। आपको पता है कि जो इस बेल्ट पे बहुत से स्कूल ऐसे भी हैं जिनमें अभी तक भी पानी, सैलाब का पानी खड़ा हुआ है और उनकी जो सराउंडिंग में 4 दीवारियां हैं
वो गिर चुकी हैं, कमरों में पानी है, फर्नीचर तबाह बर्बाद हो चुका है और वो इदारे स्कूल्स अभी तक वो बंद हैं। हाँ, हुकूमत को फौरी तौर पे क्या करना चाहिए कि फौरी तौर पे उन इदारों में एक एमरजेंसी तालीमी करके उनको मुकम्मल तौर पे वाइट वाश उनकी जो बाउंड्री वॉल है उसको फौरी तौर पे मरम्मत, बल्कि वो नहीं बननी है, उसको फौरी तौर पे बनाना चाहिए। उसके साथ साथ जो फंड्स जिन स्कूल के पास नहीं हैं उनको अरेंज करके वहाँ पे जो कमरों की कमी पहले ही है बहुत ज़्यादा, ऊपर से मज़ीद गिर गए हैं, और जिनके पास थोड़ा बहुत कोई साया था, कोई दरख्त लगाए हुए थे, कोई लॉन थे, वो भी ख़त्म हो गए। तो कमरों की जो शॉर्टेज है, जो कमरों की कमी है, क्लासरूम्स की कमी है, इसको फौरी तौर पे पूरा करने की बेहद ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो हमारी हिफाजती बंद हैं, बहुत अहम पॉइंट है कि हम हर साल हम ऐसी कौम हैं जो ज़ख़म का इलाज नहीं करते, बल्कि हर साल उस पर दवाइयाँ मलते रहते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें ले ली, फ़ाका हो गया, फिर ख़त्म हो गया। हम नई आफत का इंतज़ार करते हैं, आफत के बाद हम भागते दौड़ते हैं, आगे पीछे फिरते हैं। हम नई रेट्स, नई इमदाद और अपने वसाइल को वहाँ पे ज़ाया करते हैं, और जहाँ पे 1 रुपया फिर लगना चाहिए था वहाँ पे 10 लगते हैं, लेकिन हम कोई मुस्तकिल उसका हल नहीं ढूंढते और ना ही वो काम करते हैं। ज़रूरत इस कम अमर की होती है कि अगर हम किसी चीज़ के आने से पहले, किसी नुकसान के किसी आफत के आने से पहले, जो ज़िंदा कौमें या महज़ब कौमें होती हैं या जो अच्छी कौमें होती हैं, वो उसकी पहले से तैयारी कर चुकी होती हैं, लेकिन अफसोस के साथ कि हमने वो तैयारी अब भी नहीं कर रहे, और आइंदा पता नहीं हम करते हैं कि नहीं करते। इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ, जो इससे हम दरिया की ज़बान में कटाव कहते हैं। जब दरिया का पानी मार करता है, सैलाब आता है, तो बहुत सी ज़मीनों को उलट पलट कर देता है। चूँकि मेरा भी ताल्लुक़ छोटे से ज़मींदार घराने से है, तो ज़मीनों की जो बहाली पानी सैलाब आने के बाद है वो बहुत मुश्किल होती है। कई घरों की कई एकड़ ज़मीन दरिया अपने अंदर समेट लेता है, उसको कटाव करके, उसके पंजाबी में कहते हैं उसको ढाल आमना, तो वो कटाव कर करके उसको अपने अंदर शामिल कर लेता है और कहीं पे बेशुमार रेत फेंक देता है। अब चूँकि आपको पता है कि जो जहाँ पे रेत आ गई तो वहाँ पे जो है क्या कहते हैं कि वहाँ पे फिर दोबारा फसल अच्छी नहीं हो सकती, और ऊपर से ये बात कि जो रेत वाली जगह है वहाँ पे हमारी हुकूमत कब्ज़ा कर लेती है। अगर हम वहाँ से रेत निकालना चाहें, बेचना चाहें, तो हमें वो इजाज़त नहीं है, क्योंकि वो फिर मदनियात बन जाती है जो कि हुकूमत की मलकियत में चली जाती है। तो ये एक बड़ी कैसी बात है कि एक तो सैलाब ने लताड़ दिया लोगों को, ऊपर से उनका जो वहाँ पे उनकी कुछ ना कुछ आमदनी हो सकती है रेत की सूरत में, उस मिट्टी की सूरत में, वो भी उनसे वो हक छीन लिया जाता है। तो बराह करम मैंने कल एक इंडियन पंजाब का एक स्लोगन पढ़ा था, उन्होंने ये नारा उन्होंने किया है, एक कानून बनाया है कि जिसकी ज़मीन उसकी रेत, वो रेत अपनी बेच सकता है, वो मदनियात वो बेच सकता है। तो हमारी गवर्नमेंट को भी फौरी तौर पे उन ज़मींदारों को वो रेत खुद बेचने की और उठाने की इजाज़त देनी चाहिए। अगली बात है, मैंने बात कर रहा था कि जो हमारे पुश्ते हैं, जो हमारे गांव के साथ साथ हमारे जो जहाँ पे दरिया हैं उनके साथ साथ जो पुश्ते हैं जहाँ से कटाव लगता है, उनको कबल अज़ वक्त पक्का और मजबूत करना चाहिए। मैं रात को गया एक गांव में, इसका नाम है बिकी विंड। वहाँ पे जो दरिया, ये भी एक दरिया की रवायत है कि जब दरिया का पानी शुरू में चढ़ता है तो वो कटाव शुरू करता है, और जब उसका इख्तिताम होता है, दरिया डाउन जाता है, तो फिर भी वो कटाव लगाना शुरू कर देता है। तो उस गांव के तकरीबन 2 एकड़ ज़मीन और तकरीबन 3-4 घर जो हैं वो पानी की नज़र हो चुके हैं, और मज़ीद घर होने को तैयार हैं। और कल हम अपनी आंखों से देख के आए हैं, मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, मैं अपने बोलूँगा एडिटर्स को कि वो उस पर लगाए साथ
کہ لوگ وہاں سے اپنا سامان نکال رہے ہیں اور وہ وہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں، کیونکہ راتوں رات پتہ نہیں کیا بن سکتا ہے اور دریا ان کا جو گھر ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ تو اب حکومت کو یہ چاہیے تھا، پہلے بھی چاہیے تھا، یہ کئی سالوں کا معاملہ ہے کہ اس گاؤں کے پاس پہلے ہی مضبوط پشتے پتھر لگا کے کر دینے چاہیے تھے، تاکہ پانی زیادہ ہونے کی صورت میں بھی اس گاؤں کو نقصان نہ پہنچتا۔ لیکن اب چونکہ جزوی طور پہ اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ پاک خیر کرے، پانی اترنے کے بعد حکومت فوری طور پہ ان گاؤں کے مکینوں کے لیے، ان گھر والوں کے لیے اس گاؤں کو ضرور اس میں پشتوں کو پکا کرے، تاکہ جو لوگ ہیں جو بیچارے وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو اپنا گھر، ان کا سلامت بچے اور ان کو وہاں سے مائیگریٹ نہ ہونا پڑے۔ یہ کچھ ہماری فائنڈنگز، کچھ ہمارے تجاویز تھیں جو اس وقت سیلابی صورتحال کے بعد میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ جو ہمارے میں ریپیٹ دوبارہ کر رہا ہوں کہ جو ہمارے مخیر حضرات یا ہماری فلاحی تنظیمیں نو ڈاؤٹ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اور اس سال جو جتنی میں نے تنظیمیں یا لوگ اس سال میں نے دیکھے ہیں کام کرتے ہوئے، لوگوں کی مدد کرتے ہوئے، چیزیں بانٹتے ہوئے، راشن بانٹتے ہوئے، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری قوم میں، ہماری سول سوسائٹی میں، ہمارے لوگوں میں جو بانٹنے کا جذبہ، مدد کرنے کا جذبہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن ضرورت کیا اس عمر کی ہے کہ اس کا وے ٹھیک کیا جائے، اس کے جو بجائے اس کو کہ ہم راشن کی صورت میں اس کو صرف رکھیں، اس کو کسی ٹھوس بنیادوں پر فائن فیکٹنگ کر کے لوگوں کے گھروں کی جو وہاں پہ تخمینہ لگا کر، لوگ وہاں پہ دیکھ کر، زمینوں کو دیکھ کر ان کی ایسے مدد کی جا سکے تاکہ وہ آنے والے دنوں میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکے۔ اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمارے ملک پہ، ہمارے صوبے پہ، ہمارے اس شہر پہ رحم کرے اور ہمیں ایسی آفتوں سے بچائے، اور ہمارے مخیر حضرات کو بھی اللہ پاک اچھا کام کرنے کی توفیق دے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری حکومت کو اللہ پاک خواب خرگوش سے جگائے اور اس کو ٹھوس بنیادوں پہ عوام کی صحیح مدد اور صحیح کام کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔